ग्रेट मॉर्निंग जी, ग्रेट मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, ग्रेट मॉर्निंग। लेक्चर नंबर 3, चैप्टर 20 बेटे, बिजनेस वैल्यूएशन एंड मार्केट एफिशिएंसी। मैं क्या बताऊं दोस्तों, मैं कितना एक्साइटेड हूं आज के लेक्चर को लेकर, बिकॉज ये जो पूरा प्रोसेस, दिस चैप्टर नंबर 20, यू नो, आई एम सर्टिफाइड वैल्यूअर ऑल्सो, क्योंकि मैंने एक कोर्स किया जिसमें वैल्यूएशन की सारी बातों को सीखा। 100 मार्क्स का पेपर आया था उन वैल्यूएशन, और मैं तो आपको बस थोड़ा सा एक चैप्टर में के पॉइंट में बता रहा हूँ। कई बार मुझे लगता है मैं ये भी बता दूं, ये भी बता दूं, ये भी बता दूं, लेकिन मैं बन जाता हूँ यार, मैं रुक जाता हूँ, यू नो, एज पर योर लर्निंग आउटकम्स, एज पर ACCA, कैपलॉन, BBP, और मैं किस तरह से अपने आप को समेटता हूँ आप शायद सोच भी नहीं सकते। आइए आइए दोस्तों, आज एक नए लेक्चर, नए कदम, नई बात में हम एंटर कर रहे हैं। लेक्चर नंबर 3, चैप्टर नंबर 20, business valuation. We are on business valuation. As I have told you, there are two parts of this chapter number 20th. One part is business valuation and second is market efficiency. Somewhat this market efficiency is somewhat related with business valuation, and sometimes I think that it is also related to chapter number 12, that is financial markets. इसका मतलब मार्केट एफिशिएंसी दो चैप्टर्स के साथ रिलेट करती है। एक तो बिजनेस वैल्यूएशन जो अभी हम कर रहे हैं इसके साथ, और एक दूसरा चैप्टर नंबर 12 फाइनेंशियल मार्केट्स के साथ। तो मैं चाहता हूं कि आप सभी रजिस्टर्स ओपन कर लें। आज का ये जो लेक्चर है बड़ा प्रीशियस सा लेक्चर है, बड़ी सारी बातें हम डिस्कस करेंगे। वी आर डूइंग हाउ टू डू अ वैल्यूएशन ऑफ अ बिजनेस एंटिटी। हम एक बिजनेस एंटिटी की वैल्यूएशन कैसे करें, हम उसमें 3 अप्रोचेस की बातें कर रहे हैं। अप्रोच नंबर 1 मैंने लास्ट लेक्चर में समझा भी दी, कौन सी, मैंने आपको एक्सप्लेन की कि दैट इज एसेट बेस्ड अप्रोच। आप देखिए मेरी कहानी, एक मटका बनाया आपके लिए, अलग 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 अलग, यू नो, आई एम प्रिपेयरिंग डिफरेंट फिगर्स कि आपको लॉजिकली बातें समझ आए। अप्रोचेस टू वैल्यूएशन में there are 3 approaches which we have seen in the last lecture. The first approach is asset based, the second approach is earning based or income based, and the third approach is cash flow based. अब ऐसा है ना, कौन सी अप्रोच कब लगानी है ये डिपेंड करता है, मैं अभी बताऊंगा व्हाट आर द रीजंस, व्हाट आर विच अप्रोच इज टू बी यूज्ड वेयर। एक तो ये बात हम सीखेंगे। आप रेस्टोरेंट में जाते हैं तो मॉर्निंग में जाते हैं तो आप ब्रेकफास्ट की बात करते हैं, लंच के टाइम में जाते हैं तो लंच की बात करते हैं, डिनर के टाइम जाते हैं तो डिनर के टाइम बात करते हैं, लेकिन तीनों में आपका पेट भरता है, यू नो, यू वांट टू हैव सम एनर्जी। सवाल ये आता है कि आई वॉन्ट टू कैलकुलेट द वैल्यूएशन ऑफ अ बिजनेस, आई वॉन्ट टू डू द वैल्यूएशन ऑफ एन एंटिटी, but that valuation of an entity depends upon different methods or approaches. The first method which we have seen is that is named as asset based approach, जो हमने लास्ट लेक्चर नंबर 2 में डिस्कस भी की। एसेट बेस्ड अप्रोच में एसेट्स की वैल्यू लेते हैं, लायबिलिटीज की वैल्यू लेते हैं, लेस करते हैं, जो ड्रामा बचता है दैट इज नेट एसेट्स एंड दैट वी टेक इनटू अकाउंट एंड वी से दिस इज द वैल्यू ऑफ एन एसेट। बट इट हैज सम वीकनेसेस, वी हैव डिस्कस इन द लास्ट क्लास कि कब अच्छा है, कब अच्छी बात है, कब गंदी बात है इस मेथड को यूज करना। तो आप सभी एक मटका बनाएं, उस मटके में लिखें अप्रोचेस टू मैनेजमेंट, और पहली अप्रोच एसेट बेस्ड अप्रोच में आप लिखें when an entity has more tangible assets. I think in the last lecture we have discussed that there is a problem with this method, that if there are some assets which are not recorded in the balance sheet, which are not recorded in the SOFP, which cannot be valued, then this method will give a undervaluation. So generally we use this method whenever there is a more tangible assets existence, or in case of property valuation companies, property investment companies like DLF, like Godrej, like Tata is also in housing now. सेकेंड अप्रोच विच आई एम वांट टू स्टार्ट टुडे, आज का ये जो लेक्चर नंबर 3 है बेटे, ये सेकंड अप्रोच में रिलेट करता है, और आज मैं एक दो ट्राइस्टियस अंडरस्टैंडिंग इस अप्रोच को एक्सप्लेन करने के लिए लगाऊंगा। तो अर्निंग बेस्ड अप्रोच, इनकम बेस्ड, इट मींस अगर आप उस एसेट को लेते हैं, इस विचारधारा में क्या है, इस स्कूल ऑफ थॉट में कहता है इफ आई बाय दिस एसेट, दिस बिजनेस, तो फ्यूचर में मुझे क्या अर्निंग हो सकती है। बड़ी सिंपल सी बात है, हल्दीराम भुजिया वाला का एक नाम है, आप अगर हल्दीराम भुजिया वाला का नाम लेते हैं तो बड़ी सिंपल सी बात है, लोगों, इट मींस जो भी अर्निंग हल्दीराम भुजिया वाला आज कर रहा है, कल आप करना स्टार्ट कर देंगे, बिकॉज यू हैव द ब्रांड नेम ऑफ हल्दीराम भुजिया वाला। इट मींस हाउ मच अर्निंग, हाउ मच इनकम यू कैन अर्न by purchasing that asset, by purchasing that company, by purchasing that entity,
उस विचारधारा के ऊपर है जब हम वैल्यूएशन कैलकुलेट करते हैं, तो बेटे उसका नाम है बिजनेस वैल्यूएशन ऑन द बेसिस ऑफ अर्निंग और ऑन द बेसिस ऑफ इनकम। इसमें हम दो मेथड्स करेंगे। पहले आप एक बार मटका बनाइए ना, मटका बनाइए, मटके से 3 ब्रांचेस निकालिए, दूसरी ब्रांच निकालिए अर्निंग और इनकम बेस्ड व्हेन वैल्यूएशन इज फॉर मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग। जब वैल्यूएशन मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग के लिए होती है, व्हेन वी डू वैल्यूएशन फॉर मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग, तो आप मेथड नंबर 2 अडॉप्ट करते हैं। ठीक है सर। मेथड नंबर 3 इज कैश फ्लो अप्रोच, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे। देयर आर 2 मेथड्स ऑन द बेसिस ऑफ व्हिच वी कैन कैलकुलेट कैश फ्लो, डिविडेंड वैल्यूएशन एंड डिस्काउंटेड कैश फ्लो, वो हम देखेंगे। अभी आप लिखिए जी मेथड नंबर 3, approach number 3. Now this approach is to be used when we want to value the minority. I think majority और minority समझ गए। ठीक है जी। जब हम माइनॉरिटी कुछ नंबर ऑफ परसेंटेज ऑफ शेयर होल्डर्स के वैल्यू निकालते हैं तो हम कैश फ्लो का ध्यान देते हैं। इट मींस वी जनरली कैलकुलेट द वैल्यू ऑन द बेसिस ऑफ कैश फ्लोस, एंड व्हेन वी वांट टू वैल्यू एज पर मेजॉरिटी वी कैलकुलेट द वैल्यू एज पर ऑन द बेसिस ऑफ इनकम बेस्ड। क्योंकि आप ओनर हो, आपके पास मेजॉरिटी होल्डिंग है, तो आप चाहोगे ना कि इस बिजनेस के आने वाले दिनों में आमदनी की क्षमता कितनी है, हाउ मच इज द अर्निंग विच वी कैन अर्न फ्रॉम दिस बिजनेस, एंड इफ वी परचेज दिस, तो आपका नजरिया, आपका स्कूल ऑफ थॉट, आपकी विचारधारा, आपके थॉट्स इस तरह से होंगे। बट आपके पास माइनॉरिटीज हैं, आपके पास कुछ ही शेयर्स हैं, तो आप अर्निंग में ध्यान नहीं दोगे, एसेट्स पे ध्यान नहीं दोगे। आप ये सोचोगे अगर आज मैं ये बेच दूं तो इसमें कैश फ्लो कितना मिलेगा। गेटिंग माय पॉइंट। तो बेटे 3 अप्रोचेस हैं। आज हम सेकंड अप्रोच का क्वेश्चन करेंगे, टेस्ट योरसेल्फ क्वेश्चन नंबर 2 या 3 देख लेंगे। आप अगर मटका नहीं बनाया तो बना लीजिए। मैं भूपेश आनंद आज अपनी होश में आपको 2 तरीके, देयर आर 2 अप्रोचेस ऑन द बेसिस ऑफ व्हिच आई कैन कैलकुलेट द अर्निंग्स। As we have discussed in an asset-based approach, there are 3 measures, book values, NRVs and replacement cost. वो बात अलग है कि क्वेश्चन हमने खाली बुक वैल्यूज पे किया, बट 3 तरीके थे ना एसेट की वैल्यूज को निकालने के लिए। बिल्कुल उसी तरह से अर्निंग्स को कैलकुलेट करने के लिए 2 तरीके, देयर आर 2 मेथड्स ऑन द बेसिस ऑफ व्हिच वी कैन कैलकुलेट अर्निंग्स। पहला तरीका है पीई रेशो, विच वी हैव डिस्कस इन चैप्टर 19 फाइनेंशियल रेशियोज में, प्राइस अर्निंग रेशो। बेटे प्राइस और अर्निंग की मोहब्बत की रिलेशनशिप एक रेशो से निकली जाती है, प्राइस अर्निंग रेशो। ठीक है जी। तो प्राइस अर्निंग रेशो में फॉर्मूला है मार्केट प्राइस पर शेयर अपॉन अर्निंग प्राइस पर शेयर इज इक्वल टू प्राइस अर्निंग रेशो। तो अगर आपको प्राइस अर्निंग रेशो गिवन है और अर्निंग पर शेयर गिवन है, तो यू कैन कैलकुलेट मार्केट प्राइस एक शेयर की। अच्छा, रेशो तो सेम ही होती है, चाहे आप 1 शेयर के लिए निकाले, चाहे 100 के लिए निकालें, चाहे 100% शेयर्स के लिए निकाले। मैं उसको बताऊंगा, आप कमर सीधी करके बैठिए भाई साहब। लास्ट चैप्टर्स चल रहे हैं और लास्ट लेक्चर चल रहे हैं, फिर कब मिले ना मिले यार। लिखिए, अर्निंग बेस्ड मेथड इज बेस्ट सूटेड फॉर ओनर्स एंड मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग्स एज वी हैव जस्ट सीन। बार बार देखिए, बार बार देखो, 1000 बार देखो, मैं कहूंगा बार बार लिखो, 1000 बार लिखो, तो अभी तो लॉजिक क्लियर होगा। अर्निंग बेस्ड मेथड इज best suited for owners and majority shareholdings and are more interested because these people they are more interested in the earnings. आप लॉजिकली बताओ, मेरे पास 90% शेयर होल्डिंग है भूपेश आनंद क्लासेस की, तो मैं अगर if I want to see if I want to value it, मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में सीपीए की रिकॉर्डिंग हो जाएगी, सीएमए यूएसए की हो जाएगी, एसी से प्रोफेशनल लेवल की कर लेंगे, स्किल की सभी की कर लेंगे, तो दिस कुड बी द वैल्यू ऑफ दिस बिकॉज वी कैन अर्न दिस। तो ये मेजॉरिटी थॉट प्रोसेस से हम जो वैल्यू निकालते हैं बेटे, इसका नाम है, दिस इज नेम्ड एज अर्निंग बेस्ड अप्रोच। आराम से चलिए सर, अब इसमें करते कैसे हैं, ध्यान से सुनना है। whether you are a quoted company और whether you are an unquoted company, no issues for that. unquoted होगा तो हम quoted को रेप्लिका बनाकर कैलकुलेट कर लेंगे, वो छोड़ दीजिए quoted या unquoted है। आपको देखना है कि अर्निंग्स हम कैलकुलेट कैसे करेंगे। मैंने कहा there are 2 tools, there are 2 measures, there are 2 bases on the which we can calculate the earning. The first is price earning ratio method, मतलब अर्निंग निकालने के लिए एक तरीका है प्राइस अर्निंग, मतलब वैल्यू एज पर इनकम अप्रोच निकालने के लिए, वैल्यू एज पर अर्निंग अप्रोच निकालने के लिए एक तरीका है पीई रेशो मेथड और दूसरा तरीका है अर्निंग यील्ड मेथड। वन इज पीई रेशो, सेकंड इज अर्निंग यील्ड। वन इज पीई, सेकंड इज अर्निंग यील्ड। समझ रहे हैं बात को। तो प्राइस अर्निंग रेशो मेथड का फॉर्मूला आपको पता ही है,
मैंने पहले लेफ्ट हैंड साइड में लिखा, आप क्या करें अपने रजिस्टर के एक ही पेज में ये लिखेंगे तो ज्यादा लॉजिकली बातें समझ आएंगी। अर्निंग बेस्ड मेथड में आप पहला लिख रहे हैं प्राइस अर्निंग रेशियो मेथड, और उस तरफ पेज के आधे पार्ट में लिख रहे हैं अर्निंग यील्ड। लेकिन अभी अर्निंग यील्ड में लिख नहीं रहे, आपने लिखना प्राइस अर्निंग में ही है, तो ज्यादा बात समझ आएगी, धीरे धीरे खाएंगे ज्यादा अच्छा लगेगा। एक क्वेश्चन में प्राइस अर्निंग में कराऊंगा एज पर कैपलान, एक क्वेश्चन में अर्निंग यील्ड में कराऊंगा, समझा मैं दूंगा, आप बस मेरी बात मानो, खून दो, मैं आजादी दूंगा यार। प्राइस अर्निंग रेशियो मेथड में फॉर्मूला लिखिए विच वी हैव डिस्कस इन चैप्टर नंबर 19। क्या था? मार्केट प्राइस पर शेयर इज इक्वल टू प्राइस अर्निंग रेशियो इनटू ईपीएस। पहले बताओ ये फॉर्मूला बना पाओगे आप? बिल्कुल बना पाएंगे बेटे। प्राइस अर्निंग रेशियो का फॉर्मूला होता है एमपीएस अपॉन ईपीएस। अच्छा, अगर एमपीएस निकालना हो तो प्राइस अर्निंग रेशियो इनटू ईपीएस करेंगे तो एमपीएस आ जाएगा। ठीक है सर, ये तो एक शेयर की बात हुई। अगर आपको निकालना है सारी कंपनी के शेयर्स के लिए तो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स से मल्टीप्लाई कर देंगे या टोटल अर्निंग से मल्टीप्लाई कर देंगे। अच्छा, रेशियो वही होगी जो यहाँ पे, भाई रेशियो तो एक अनुपात है ना, रेशियो तो एक प्रोपोर्शन है ना। 3 टाइम्स है, 3 है, इसका मतलब वो तो एक हल, whether you are calculating 100% shares, 80% shares, 10% shares, it hardly matters, that will remain same। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो है, आप सेल्स 1 लाख की लें, 10 लाख की लें, 100 करोड़ की लें, दैट विल रिमेन सेम, रेशियो विल रिमेन सेम। तो प्राइस अर्निंग रेशियो टू टोटल अर्निंग करेंगे तो टोटल वैल्यू ऑफ द बिजनेस आ जाएगी एज पर इनकम बेस्ड अप्रोच। मैं कह रहा हूं जल्दी बिल्कुल करनी नहीं है, अभी हमने अर्निंग यील्ड लिखना ही नहीं है, हम पहले प्राइस अर्निंग को पक्का करेंगे और इसके ऊपर एक क्वेश्चन करके देखेंगे, सीधी सी बात है। आइए हम पहले टेस्ट योरसेल्फ का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। हम देखेंगे कि जो हमने अभी तक पढ़ा क्या लॉजिकली हमें समझ आ रहा है, क्या वेदर इन द एग्जामिनेशन वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ अ बिजनेस एज पर अर्निंग बेस एंड दैट टू प्राइस अर्निंग रेशियो मेथड। आइए लेट्स स्टार्ट। पहले हम धीरे धीरे इन बातों को समझेंगे। आइए जी, आइए दोस्त, टेस्ट योरसेल्फ क्वेश्चन नंबर 2 में आ जाए। यू आर गिवन विद द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। वो कहते हैं आपको निम्नलिखित बातें बताई गई हैं, ठीक है सर, ऑफ एन अनकोटेड कंपनी। आप टेंशन मत लें कि वेदर इट इज कोटेड और अनकोटेड, वो जान के कंफ्यूज करने के लिए करते हैं, ऐसा कोई घबराना नहीं है, आपको लॉजिक यूज करने हैं। इशूड ऑर्डिनरी शेयर्स, वो कहते हैं जी 4 लाख शेयर्स इशू किए, 25 सेंट का एक था, या मैं इसको कह सकता हूं $0.25। भाई $1 में 100 सेंट होते हैं, तो 25 सेंट को ये भी तो कह सकते हैं $0.25। ठीक है। एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द प्रॉफिट एंड लॉस और इनकम स्टेटमेंट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो मैं कहूंगा 1,40,000 प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, 20,000 दिस प्रेफरेंस डिविडेंड है। इसके बाद जो बचा दैट बिलोंग्स टू इक्विटी होल्डर्स वेदर वी गिव डिविडेंड और नॉट, ये पूरा का पूरा इक्विटी होल्डर्स को मिलना चाहिए, दैट इज $1,20,000 और इट इज ऑल्सो नेम्ड एज प्रॉफिट्स अवेलेबल टू इक्विटी होल्डर्स। वैसे उन्होंने डिविडेंड दिया है ऑर्डिनरी डिविडेंड मींस टू इक्विटी शेयर कैपिटल, and it is not compulsory, even we have discussed in chapter number 16 that it is not compulsory that we have to pay dividend, you know, it depends upon the discretion of the management and it is sanctioned by the shareholders. Okay, retained profit इतने कर लिए जी, ठीक है। the price earning ratio applicable to a similar type of business suitable for an is 12.5। तो उन्होंने एक प्राइस अर्निंग रेशियो दे दिया। ओके सर, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द वैल्यू फॉर 2 लाख शेयर्स इन अ कंपनी ऑन अ पीई रेशियो बेसिस। अगर आप सच में मेरे स्टूडेंट हो गए तो इस क्वेश्चन को एक बार दोबारा से ध्यान से पढ़ोगे, वो बात अलग है, अगर आप ध्यान से नहीं पढ़ना चाहते तो बात अलग है। टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग प्राइस अर्निंग रेशियो, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट। फर्स्ट इज इशूड ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल इज 4 lakhs 25 सेंट शेयर्स। एक्सट्रैक्ट आपको दिया हुआ है, पीबीटी गिवन है, टैक्स लेस कर दिया, आफ्टर टैक्स प्रेफरेंस डिविडेंड, ऑर्डिनरी डिविडेंड, रिटेन्ड अर्निंग्स। द प्राइस अर्निंग रेशियो एप्लीकेबल टू अ सिमिलर टाइप इज 12.5 टाइम्स। आपको वैल्यू ऑफ अ बिजनेस कैलकुलेट करनी है या वैल्यू ऑफ शेयर्स निकालना है एज पर पी रेशियो। सर ऐसा है, मैंने मेहनत बहुत की है और आप लोगों के लिए की है कि आपको लॉजिकली सब बातें समझ आए। मैंने बुक से नहीं टिक 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 करा के या पीपीटी बनाकर आपको समझा दिया। बेटे बड़ी मेहनत की है, 200 घंटे की रिकॉर्डिंग, कोई छोटा मोटा खेल नहीं है। देखते हैं क्या लिखा है।
टेस्ट योरसेल्फ, क्वेश्चन नंबर 2, एज प्राइस अर्निंग रेशियो मेथड इज टू बी यूज्ड। मैंने कहा जी प्राइस अर्निंग रेशियो मेथड यूज करना है। हमने चैप्टर 19 में प्राइस अर्निंग रेशियो को समझा था, फाइनेंशियल रेशियोज को। प्राइस अर्निंग रेशियो का फॉर्मूला था मार्केट प्राइस। ये बेटे रेशियो तो खुद ही बताती है फॉर्मूला क्या है, मार्केट प्राइस एंड ईपीएस। इट मींस इट इज अ मोहब्बत, इट इज द रिलेशनशिप, इट इज ढाई अक्षर ऑफ प्रेम बिटवीन एमपीएस एंड ईपीएस। हायर द रेशियो बेटर इट इज। अगर मैं एमपीएस को एक तरफ रहने दूं तो क्या ये वाला फॉर्मूला बन जाता है, अभी अभी तुमने लिखा था, बिल्कुल बन जाता है। एंड इफ आई वांट टू फाइंड आउट टोटल अर्निंग, यू नो, यहाँ पे मैंने एक शेयर की अर्निंग लिखी है, अगर मैं यहाँ टोटल अर्निंग लिखूं तो क्या मैं टोटल वैल्यू कैलकुलेट कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकता हूं। सो टोटल वैल्यू इज इक्वल टू प्राइस अर्निंग रेशियो इनटू टोटल अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी होल्डर्स। आराम से, कोई टेंशन नहीं है बेटे। कुछ चीजें रटनी नहीं होती, कुछ चीजें लॉजिकली समझनी होती है। अच्छा, लॉजिकली समझने के लिए सुनने के साथ साथ लिखना भी कंपलसरी है। अब तो आखिरी चैप्टर चल रहा है, अब भी नहीं लिखोगे तो कब लिखोगे बेटा? जागो मोहन प्यारे, जागो। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट व्हिच आई हैव रिटन इज आई एम गिवन विद प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ये तो बेटे क्वेश्चन में दिया हुआ है। उसके बाद टैक्स लेस कर दिया मैंने। अच्छा, टैक्स लेस कर दिया, जब मैं टैक्स लेस कर दूंगा तो उसके बाद जो फिगर आएगी दैट इज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अच्छा, उसके बाद इफ आई डिडक्ट प्रेफरेंस डिविडेंड, बिकॉज इट इज कंपल्सरी टू गिव डिविडेंड टू द प्रेफरेंशियल होल्डर्स, इफ आई डिडक्ट प्रेफरेंस डिविडेंड, you know, then the balancing figure, you know, will be the profits available to equity shareholders. Now whether I pay dividend or not, it depends upon the discretion. वैसे इस क्वेश्चन में दिया हुआ डिविडेंड, बट नहीं भी देता तब भी उनका ही है, दे दिया तब भी उनका है, बच गया वो भी उनका है। तो 1,20,000 रुपए प्रॉफिट्स अवेलेबल टू इक्विटी होल्डर्स हैं। मैं भूपेश आनंद आपके सामने इस समय खड़ा हूं। ये रेशियो आपको गिवन थी, टोटल वैल्यू आपको निकालनी है, रेशियो आपको पता है, और 1,20,000 क्या है? प्रॉफिट्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, दैट इज द इनकम अर्निंग्स। एंड इफ आई मल्टीप्लाई विद 12.5, द बैलेंसिंग फिगर विल बी 15 lakhs. It means the value of this entity is 15 lakhs. It means the value of 4 lakh shares is 15 lakhs. अब 2 लाख के लिए निकालनी है तो कितने परसेंटेज करके कर सकते हैं? वो कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी है। आपको लॉजिकली पता होना चाहिए कि हम कर क्या रहे हैं, कर क्यों रहे हैं, यू नो, दैट इज द मेन टास्क। तो आप आइए जी, आइए सर, आइए। मैंने कुछ और बातें बतानी थी, आई थिंक आपको ध्यान होगा, ये हम टेबल आपने बनाया था, हमने ये मेथड स्टार्ट किया था, और इस मेथड में हमने लिखा था अर्निंग बेस्ड मेथड, और मैंने कहा था अर्निंग कैन बी कैलकुलेटेड बाय 2 अप्रोचेस। वन इज द प्राइस अर्निंग रेशियो अप्रोच एंड द सेकंड इज अर्निंग यील्ड अप्रोच। तो प्राइस अर्निंग रेशियो अप्रोच तो मैंने बता दी और आपको लॉजिकली समझ आ गई। मैं अब आपको अर्निंग यील्ड अप्रोच बताने जा रहा हूं। बेटे बड़ा सिंपल है। फाइनेंशियल रेशियो के चैप्टर 19 में ACCA F9 कैप्लॉन में वी हैव डिस्कस अर्निंग यील्ड। इट मींस द रिलेशनशिप ऑफ अर्निंग एंड मार्केट प्राइस। अर्निंग यील्ड कुछ अलग कंसेप्ट है कि भाई हम, यू नो, हम पहले लिख लीजिए फिर मैं बताता हूं। अर्निंग यील्ड इज इक्वल टू ईपीएस अपॉन एमपीएस। अब देखिए, प्राइस अर्निंग रेशियो था एमपीएस अपॉन ईपीएस, अर्निंग यील्ड इज अर्निंग्स अपॉन एमपीएस। मतलब अगर बाजार में इतनी वैल्यू है और इतनी अर्निंग हो रही है तो अर्निंग यील्ड कितनी है, ठीक है जी। एमपीएस इज इक्वल टू अर्निंग यील्ड ईपीएस अपॉन अर्निंग यील्ड। पहले बताओ ये वाला फॉर्मूला समझ आया क्या? ये बड़ा इजी है दोस्त, कुछ मुश्किल नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं, ये 3rd क्लास के बच्चे कर लेंगे, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो समझ आ जाएगा। अर्निंग यील्ड इज इक्वल टू ईपीएस अपॉन एमपीएस एंड एमपीएस इज इक्वल टू ईपीएस डिवाइडेड बाय अर्निंग यील्ड। अच्छा, अगर आप एक शेयर की वैल्यू रखेंगे, एक शेयर की अर्निंग रखेंगे, तो एमपीएस एक शेयर का आएगा, क्योंकि अर्निंग यील्ड तो परसेंटेज में वो तो उतनी आएगी। अगर आप सारी अर्निंग रखेंगे, यू नो, if you keep total earnings, then I will be getting total value. अच्छा, अर्निंग यील्ड सेम ही होगा चाहे आप एक शेयर की वैल्यू निकालें चाहे 100 शेयर्स की वैल्यू निकालें, बिकॉज दैट इज इन परसेंटेज। ठीक है सर। अच्छा, ऐसा भी तो हो सकता है कि वी हैव डिस्कस इन चैप्टर नंबर 18, आई थिंक चैप्टर नंबर 17 कॉस्ट ऑफ कैपिटल में हमने डिस्कस किया था कि एज पर वी कैन कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ इक्विटी एज पर डिविडेंड मेथड, डिविडेंड बेस्ड अप्रोच, एंड विद इन डिविडेंड वी हैव सीन दैट सम वी कैन बी गिवन विद द कांस्टेंट डिविडेंड और द डिविडेंड विद द ग्रोथ। अगर ग्रोथ दिया होता था तो हम D1 करते थे, याद है कुछ
क्या पता आपको अर्निंग्स बेस ईयर की गिवन हो और आपको ग्रोथ रेट गिवन हो, तो आप क्या करेंगे, बेस ईयर की अर्निंग्स और ग्रोथ रेट के बेसिस पे न्यू अर्निंग्स कैलकुलेट कर देंगे। याद है गॉर्डन मॉडल, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल, गॉर्डन में क्या किया था हमने, D1 अपॉन KE माइनस जी। बेटे सेम लॉजिक बताने जा रहा हूं, अगर आपको ग्रोथ रेट भी गिवन है तो आप आराम से गॉर्डन का फॉर्मूला लगाइए, P0 इज इक्वल टू D1 अपॉन KE माइनस जी, दैट इज P0 इज इक्वल टू E1 अपॉन KE माइनस जी। E1 क्या है, either you can write on for 1 share or you can write it for 100 shares or you can write it for 100% shares। अर्निंग्स आ सकती है, अर्निंग यील्ड सेम ही है बेटा, टोटल वैल्यू आ जाएगी, टोटल प्राइस आ जाएगा। तो आप क्या करें, इसको भी लिखें, ये जो नीचे दिया ना बेटे, ये ये मैंने दिया है कि अगर आपको ग्रोथ रेट भी गिवन हो, if you are also being given with growth rate also, अगर ग्रोथ रेट भी गिवन है तो ऐसे करेंगे, गॉर्डन मेथड, D1 अपॉन KE माइनस जी, D1 अपॉन KE माइनस जी इज इक्वल टू टोटल अर्निंग्स इनटू 1 प्लस जी अपॉन अर्निंग यील्ड माइनस ग्रोथ रेट। बेटे मैंने लिख दिया है, ये आपको आता है, आप पहले लिख लो, मैं अभी करके दिखाऊंगा। वैसे आपने ये फॉर्मूला किया था वहां पर, D1 अपॉन KE माइनस जी, ठीक है जी। टोटल अर्निंग्स इनटू 1 प्लस जी, ठीक है। अभी मैं कराऊंगा, टेंशन मत ले, मैं आ गया जी। मैं पहले इस क्वेश्चन को, एक क्वेश्चन को कराकर आपको थोड़ा सा लॉजिकली समझाना चाहता हूं, सो दैट यू कैन गेट एन आइडिया, यू नो। आइए जी, मैं भूपेश आनंद आज आपके सामने टेस्ट योर सेल्फ क्वेश्चन नंबर 3 को करने जा रहा हूं, और मैं लॉजिकली समझाऊंगा कि भाई ये है क्या अर्निंग यील्ड, ठीक है। छोड़ दीजिए, हम थ्योरी नहीं कर रहे, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। बेटे एक क्वेश्चन ध्यान से लॉजिकली समझ आ गया ना, तो यू कैन इजीली अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन बाय अर्निंग यील्ड। पढ़ते हैं। कंपनी ए, वो कहता है जी एक कंपनी ए है जिसकी अर्निंग $3 लाख की है। अच्छा, जो ग्रो कर रही है 3% पे। अ सिमिलर लिस्टेड कंपनी हैज अर्निंग यील्ड ऑफ 12.5%। अब देखिए, अर्निंग यील्ड गिवन है, ग्रोथ भी गिवन है, तो इट मींस अर्निंग बेस्ड बेसिस पे करेंगे, और प्राइस अर्निंग रेशियो भी गिवन है। इट मींस आई विल बी, अभी देख लेते हैं, अर्निंग यील्ड गिवन है, इट मींस आई विल बी फॉलोइंग अर्निंग यील्ड, ठीक है। कंपनी बी हैज अर्निंग ऑफ दिस, सिमिलर कंपनी हैज प्राइस अर्निंग रेशियो ऑफ दिस। इसमें देखिए हम प्राइस अर्निंग रेशियो लगा के वैल्यू निकाल सकते हैं, और कंपनी ए में वी कैन कैलकुलेट एज पर अर्निंग यील्ड। कंपनी ए के केस में आई कैन कैलकुलेट द वैल्यू एज पर अर्निंग यील्ड। In case of company B, I can calculate the value as per price earning ratio as per the information given to me. Please read it carefully, my dear friends. आपकी लाइफ का सवाल है, आपको अप्रोच नंबर 2, इनकम बेस्ड अप्रोच, अर्निंग बेस्ड अप्रोच समझना है। अर्निंग बेस्ड अप्रोच के दो तरीके हैं कैलकुलेट करने के, एक प्राइस अर्निंग रेशियो मेथड और दूसरा अर्निंग यील्ड मेथड। चांस की बात है इस क्वेश्चन में दोनों समझ आ जाएंगे, बट पॉइंट है कि आप कितने ध्यान से करते हैं, है ना। लॉजिक वो है कि आप सच में कितने ध्यान से करते हैं। आइए सर, आइए, मैं भूपेश आनंद आपके सामने, मैंने एक वर्किंग नोट प्रिपेयर किया। वर्किंग नोट में मैंने यहां लिखा कंपनी ए, और यहां पर लिखा कंपनी बी। अर्निंग्स मेरे को दी हुई थी 3 लाख की कंपनी ए में, ग्रोथ रेट है 3%, इसका मतलब आने वाले ईयर्स में 3 लाख प्लस 3% ऑफ 3 लाख होगा। अर्निंग यील्ड 12.5%, ठीक है। अच्छा, कंपनी बी में अर्निंग्स हैं $4,20,500 और प्राइस अर्निंग रेशियो 7, वैल्यू, ये तो बड़ा इजी है, पहले इसको कर लेते हैं कंपनी बी को। तो देखो जी, कंपनी बी के केस में मैंने क्या किया, इन केस ऑफ कंपनी बी वी आर गिवन द प्राइस अर्निंग रेशियो। आप खुद करिए बेटा पहले सॉल्व, तो ज्यादा अच्छा लगेगा। और जब प्राइस अर्निंग रेशियो का फॉर्मूला क्या है, एमपीएस अपॉन ईपीएस, एंड एमपीएस इज इक्वल टू ईपीएस इनटू प्राइस अर्निंग, ठीक है जी। टोटल वैल्यू इज इक्वल टू टोटल अर्निंग्स इनटू प्राइस अर्निंग। टोटल अर्निंग्स गिवन है, प्राइस अर्निंग भी गिवन है,
ये तो बेटे अभी अभी हमने टेस्ट योरसेल्फ क्वेश्चन नंबर 2 में भी यही किया. We have calculated the value as per our income based approach and that too with the price earning approach method measure. Now the point is, मैं इस क्वेश्चन को क्यों करा रहा हूं, क्योंकि मुझे आपको बताना क्या है, क्या बताना है कि कंपनी ए में अर्निंग यील्ड कैसे लगाएंगे. अर्निंग्स गिवन है 3 लाख और यहाँ पे ग्रोथ रेट भी गिवन है, प्राइस अर्निंग रेशो गिवन नहीं है, अर्निंग यील्ड गिवन है. इट मींस आई विल बी फॉलोइंग अर्निंग यील्ड मेथड फॉर कैलकुलेटिंग द वैल्यू. ठीक है सर, धीरे धीरे चलेंगे, आराम से चलेंगे, आपको सब आता है लॉजिकली. देखिए मैंने क्या लिखा है. In case of company A has a growth rate and earnings are specified, we can use earning yield method. अच्छा, ग्रोथ रेट नहीं भी दिया हो, अर्निंग यील्ड मेथड की रेशो दी हो, तब भी हम अर्निंग यील्ड लगा सकते हैं. 12.5% दिया हुआ है. प्राइस अर्निंग रेशो होती है एमपीएस अपॉन ईपीएस, अर्निंग यील्ड होती है ईपीएस अपॉन एमपीएस इनटू 100. ठीक है सर. बेटा कमर सीधी लिखना है साथ साथ. मैं फिर कह रहा हूं आपको, आखिरी लेक्चर्स चल रहे हैं, मैं फिर पता नहीं कब बोलूंगा यार. अर्निंग यील्ड का फॉर्मूला लिख दिया जी, ईपीएस अपॉन एमपीएस. अगर मैं एमपीएस यहां ले जाऊं तो ईपीएस अर्निंग यील्ड यहां आ जाएगी, तो एमपीएस इज इक्वल टू ईपीएस अपॉन अर्निंग यील्ड. अब ये ध्यान रखना है. ठीक है सर. तो टोटल वैल्यू इज इक्वल टू टोटल अर्निंग्स अपॉन अर्निंग यील्ड. पहले बताओ ये रिलेशनशिप समझ आ रही है? अच्छा, आप रट रहे हो या समझ रहे हो? टोटल वैल्यू इज इक्वल टू टोटल अर्निंग्स अपॉन अर्निंग यील्ड. वेदर यू आर डूइंग रेक्टिफिकेशन और बात को समझ आ रहा है. ठीक है सर. अब क्या करना है? कुछ नहीं. जब आपको समझ आ गया कि ग्रोथ रेट गिवन है और $3 लाख लास्ट ईयर की इनकम है, तो नेक्स्ट ईयर कितनी होगी? 3 लाख प्लस 3% ऑफ 3 लाख. तो 3 लाख प्लस 3% ऑफ 3 लाख अपॉन अर्निंग यील्ड माइनस ग्रोथ, बिकॉज ग्रोथ गिवन है. तो आई विल बी यूजिंग गॉर्डन मॉडल. और गॉर्डन मॉडल मैंने चैप्टर नंबर 18 में कॉस्ट ऑफ कैपिटल में आपको 17 में बड़ा प्यार क्लियरली बताया है. और वैसे भी आपने अभी सीखा है 12.5% कॉस्ट ऑफ इक्विटी है और इट इज अर्निंग यील्ड. वैसे आपको मैंने लॉजिकली बताया था कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैन बी कैलकुलेटेड बाय डिविडेंड अप्रोच मेथड और अर्निंग अप्रोच मेथड. अर्निंग यील्ड में हम अज्यूम करते हैं कि हम 100% डिविडेंड दें. ठीक है जी. इन माइनस ग्रोथ रेट, ये वैल्यू आ गई. मैं रिपीट कर रहा हूं बेटा, चैप्टर 20 इंपॉर्टेंट है, छोड़ के नहीं जाना चाहिए. जनरली ह्यूमन स्ट्रैटेजी होती है कि आखिरी में वो हिम्मत हार जाता है और छोड़ जाता है और एग्जामिनर जान के लास्ट में पूछते हैं. वैसे भी दिस चैप्टर 19 एंड 20 आर मोस्ट इंपॉर्टेंट. यू नो, चैप्टर 20 इज बिजनेस वैल्यूएशन एंड मार्केट एफिशिएंसी. आजकल अगर आप देखें तो पोस्ट कोविड सिनेरियो में इन्हीं की बात बड़ी ज्यादा हो रही है. अब सवाल आता है कि हम आने वाले क्वेश्चंस में या हम इसके प्लस माइनस कैसे देखें. वो आप कैप्लन से पढ़ लीजिए. आपको जब लॉजिक बता दिया, दिल बता दिया, आप क्या बताना यार. हम नेक्स्ट लेक्चर नंबर 4 में मिल रहे हैं. उस लेक्चर नंबर 4 में मैंने आपको वैल्यूएशन ऑफ बिजनेस करानी है एज पर अप्रोच नंबर 3, दैट इज कैश फ्लो. एक हम डिविडेंड वैल्यूएशन के बेसिस पे कैश फ्लो निकालेंगे, एक डिस्काउंटेड पे निकालेंगे. समझदार बच्चे वो होते हैं जो वो भी पढ़ के आएंगे लेक्चर नंबर 4, तभी अटेंड करेंगे. बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल.